हेलो एवरीवन बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, आपकी हिंदी की तैयारी कैसी है आपको आज इस प्रैक्टिस सेट से पता चल जाएगा। बच्चों, आज के हम इस प्रैक्टिस सेट में हिंदी के फुल क्वेश्चन 36 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और देर ना करते हुए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की इस वीडियो का ये बच्चों पहला क्वेश्चन है। बच्चों, ये जो यूपी पुलिस का री एग्जाम होने वाला है उसी के लिए हिंदी के हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अपॉइंटमेंट, ठीक है, अपॉइंटमेंट शब्द दिया गया है के लिए सटीक हिंदी शब्द है। तो बच्चों, हमें अपॉइंटमेंट का हिंदी अर्थ बताना है क्या होता है। यहाँ पर आपको ये चार ऑप्शन देखने के लिए मिल रहे होंगे। पहला दिया गया है निर्देश, दूसरा दिया गया है नियुक्ति, और थर्ड ऑप्शन दिया गया है आदेश, और फोर्थ ऑप्शन है अनुदेश। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो बच्चों, जो अपॉइंटमेंट होता है, अपॉइंटमेंट बोलते हैं हम किसी व्यक्ति की नियुक्ति को। यानी जब आप सेलेक्ट हो जाओगे यूपी पुलिस में और आपका ज्वाइनिंग लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर जिसे हम कहते हैं नियुक्ति पत्र आपको मिलेगा, तो अपॉइंटमेंट को हिंदी में हम बोलेंगे नियुक्ति। कहते हैं अपॉइंटमेंट लेटर आ चुका है, तो नियुक्ति पत्र आ चुका है। इसी प्रकार इसके ऑप्शन भी देख लेते हैं बच्चों। इसका राइट आंसर तो ऑप्शन बी हो गया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो गया है। ठीक है। और तीसरा ऑप्शन दिया गया है बच्चों आदेश। आदेश को हम अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्डर। ठीक है, अगर हम किसी को कोई आदेश देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। और बच्चों, ये ऑप्शन ए निर्देश दिया गया है, ऑप्शन डी दिया गया है अनुदेश। अगर आपको निर्देश या अनुदेश दिया होता और पूछ लेता कि इसका हमें अंग्रेजी में अनुवाद बताइए, तो बच्चों जो अनुदेश और निर्देश होते हैं ये दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या पर्यायवाची या हम सिनोनियम्स बोलते हैं। और इनका जो अंग्रेजी अर्थ होता है वो होता है इंस्ट्रक्शन, यानी INSTRUCTION, इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इंस्ट्रक्शन को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, अनुदेश या निर्देश बोलेंगे। आदेश को हम ऑर्डर बोलेंगे और अपॉइंटमेंट को हम नियुक्ति बोल देंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में देखने के लिए मिले होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया गया है माननीय स्वास्थ्य अधिकारी, दूसरा दिया गया है प्रधानमंत्री जी को, और थर्ड ऑप्शन दिया गया है माननीय प्रधानाध्यापक जी को, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है माननीय शिक्षा अधिकारी को। बच्चों, आप वीडियो को पॉज कर इसका आंसर पहले ही अपने कॉपी पर लिख लिया करें और बाद में आप इसे चेक कर लिया करें कि आपका सही है या नहीं, जब मैं इसका आंसर आपको बता दूं। और वीडियो के लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि आपको 37 क्वेश्चन में कितने आपके सही हैं और कितने गलत हुए हैं। और इस वीडियो की आप इस स्पीड जो है 2x पर कर लीजिए, तब आपके इस प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं ऑनलाइन। तो बच्चों, जो मच्छरों के प्रकोप के संबंध में हम शिकायत पत्र लिखेंगे तो किसे लिखेंगे इन चारों ऑप्शन में से। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वह होगा माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को। ठीक है, जो उस समय स्वास्थ्य अधिकारी होंगे हमारे क्षेत्र के, हम उन्हें क्या शिकायत पत्र लिखेंगे मच्छरों के प्रकोप को। ठीक है, देखते हुए तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर बच्चों आपसे पूछ लेता है कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो बेटा पत्र जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है बच्चों औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र बोलते हैं जिसे हम फॉर्मल लेटर भी कह सकते हैं, फॉर्मल औपचारिक पत्र। और दूसरा होता है बच्चों अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अगर बच्चों आपसे पूछ सकता है कि शिकायत पत्र किस प्रकार का पत्र है, औपचारिक या अनौपचारिक, तो बच्चों जो शिकायत पत्र है यह जो है औपचारिक पत्र है, यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा, औपचारिक पत्र है। ठीक है,
ऐसा क्यों है बच्चों? अगर हम किसी अपने जानने वाले व्यक्ति को पत्र लिखते हैं, जैसे भाई, बहन, पिता, माता, दोस्त, ठीक है? किसी भी ए टू ज़ेड अपने जानने वाले को हम पत्र लिखते हैं, यानी जिसमें रिलेटिव को अगर पत्र लिखा जाता है, तो वो अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आ जाते हैं। और जो बच्चों कार्यालयीय पत्र होते हैं या किसी के संबंध में कुछ सरकारी कार्य करवाना हो, सरकार को पत्र लिखना हो, तो वो सभी के सभी किसमें आएँगे? औपचारिक पत्र की श्रेणी में आ जाते हैं। ठीक है? जैसे अपने सिस्टर की शादी के लिए आपको पत्र लिखना है अपने बड़े भाई को, तो आप किस में आएगा वो तो वह अनौपचारिक की श्रेणी में आएगा। ठीक है? तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिला होगा कि यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, उसके बीच में य, रे, ले, वे, ये 4 पॉइंट दिए गए हैं और बाद में ये वाक्य दिया गया है 6 पॉइंट। ठीक है? यानी हमें वाक्य की स्टार्टिंग यहाँ से करनी है, दूरदर्शन पर प्रदर्शित 2 धारावाहिक। ठीक है? और वाक्य को समाप्त हमें यहाँ पर करना है, अपने सारे काम काज छोड़ देते हैं। और जो ये बच्चों 4 पॉइंट आए हैं, य, रे, ले, वे, ये सभी के सभी क्या इन दोनों के बीच में हमको क्या सेट करने हैं कि यह पहले आएगा या ले पहले आएगा, ये हमें इसमें देखना होता है और फिर उन्हें सीरियल वाइज लगाना होता है। ये इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है? तो देखिए बच्चों पहले पढ़ लेते हैं कि लोग इनकी पहले से प्रतीक्षा करते रहते हैं। दूसरा ऑप्शन है दूसरा पॉइंट है इतने लोकप्रिय रहे हैं कि। थर्ड पॉइंट है और इन्हें देखने के लिए, और फोर्थ पॉइंट है पहले रामायण और अब महाभारत। तो ये बच्चों चारों पॉइंट हमने पढ़ चुके हैं और अब हम इन्हें सेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, क्या है कि दूरदर्शन पर प्रदर्शित 2 धारावाहिक। धारावाहिक का मतलब होता है बच्चों नाटक। ठीक है? तो 2 धारावाहिक दूरदर्शन पर दिखाए जाते थे, यानी प्रदर्शित, दूरदर्शन पर प्रदर्शित 2 धारावाहिक। ठीक है? कौन-कौन से धारावाहिक? देखिए यहाँ पर अभी नाम आया था, क्या आया था? रामायण, महाभारत, यानी पहले रामायण और अब महाभारत। तो ये इसके बाद सुटेबल बैठ रहा है कि दूरदर्शन पर प्रदर्शित 2 धारावाहिक, पहले रामायण और अब महाभारत। तो 1 नंबर पर ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है? फिर इसके बाद क्या आना चाहिए? महाभारत। और तो वर्ड आएगा नहीं क्योंकि और अभी यहाँ पर आया, तो ये तो आएगा नहीं ले वाला। ठीक है? तो क्या आना चाहिए? इतने लोकप्रिय रहे हैं कि। ठीक है? दूसरे नंबर पे क्या आएगा? ये आ जाएगा, इतने लोकप्रिय रहे हैं कि। ये दूसरे नंबर पर हो गया। लोग इनकी पहले से प्रतीक्षा करते रहते हैं। ठीक है? तीसरे नंबर पे क्या हो गया? ये हो गया। और इन्हें देखने के लिए अपने सारे काम-काज छोड़ देते हैं, यानी फोर्थ नंबर पर ये ले हो गया। तो अब बच्चों हम ऑप्शन में देख लेते हैं। पहले नंबर पर क्या है? बै है, तो बै देखते हैं किसमें है? फोर्थ ऑप्शन पे है। दूसरे पे क्या है बच्चों? ये दूसरे पे रे है, तो रे किस पर है? ये है। और तीसरे पे क्या था? यह था। और फोर्थ पे क्या था? ले था। तो यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इनको सेट कर सकते हैं कि बीच में इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि दूरदर्शन पर प्रदर्शित 2 धारावाहिक। ठीक है? पहले रामायण और अब महाभारत इतने लोकप्रिय रहे हैं कि लोग इनकी पहले से प्रतीक्षा करते रहते हैं और इन्हें देखने के लिए अपने सारे काम-काज छोड़ देते हैं। विराम। तो हमारा यहाँ पर वाक्य कंप्लीट होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वृष्टि न होने से सूखा पड़ने की। बच्चों यहाँ पर ब्लैंक दिया गया, रिक्त स्थान दिया गया है, क्या है? तो बच्चों यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए गए, इन चारों में से हमें यहाँ पर कैसे भरना है, क्या होगा इसका राइट आंसर? आप अपनी नोटबुक में से टिक लगा लेंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। अब बच्चों वृष्टि माने वर्षा। ठीक है? वृष्टि यानी वर्षा न होने से सूखा पड़ने की क्या होगी? अगर बच्चों वर्षा नहीं होगी तो सूखा पड़ेगा, तो ये कैसी घटना हो गई? तो ये एक अच्छी घटना है या बुरी घटना है? तो बुरी घटना हो गई ना बच्चों। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन दिए गए? आशा। तो आशा तो यहाँ आएगा नहीं। आशा जो हम यूज करते हैं अच्छे सूचक शब्दों के लिए करते हैं, अच्छी बात के लिए करते हैं। और यहाँ चिंता की कोई बात हो नहीं रही कि चिंता आगा या नहीं आगा। अब वृष्टि यानी वर्षा न होने से सूखा पड़ने की क्या यहाँ पर संभावना आएगा या आशंका आएगा? यहाँ पर हमें क्या कंफ्यूजन है कि इन दोनों में से हम क्या आंसर लगाएं। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा
आशंका। ठीक है, आशंका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि बात जो है बच्चों भविष्य की हो रही है कि वृष्टि अगर ये वर्षा नहीं हुई तो जो भविष्य में सूखा पड़ेगा उसकी क्या वो आशंका हो गई। यानी वर्तमान से हम भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या आशंका का यूज करते हैं। और अगर हम वर्तमान की बात करेंगे तो वहां पर क्या हम संभावना का यूज करेंगे। तो आशंका का जो हम प्रयोग करते हैं वह करते हैं जो वर्तमान से भविष्य की कुछ अमंगल भावना के बारे में अगर हमें प्रतीत हो रहा हो, वर्तमान से भविष्य की अमंगल भावना यानी गलत भावना। तो अगर वर्षा नहीं तो सूखा सूखा पड़ेगा, यानी अच्छी बात नहीं है, ये यानी गलत बात है। तो इसके लिए आशंका वर्ड का यूज करेंगे। अगर बच्चों ये बात वर्तमान की होती तो वहां पर हम संभावना या शंका शब्द का यूज कर सकते थे। ठीक है, संभावना या शंका शब्द का यूज कर सकते थे। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। तो हम क्या करेंगे, इसे वर्तमान से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आप नोट कर लेना। वर्तमान से भविष्य के बारे में अगर हम किसी गलत बात के बारे में संभावना व्यक्त करते हैं तो वहां पर हम क्या आशंका का प्रयोग करते हैं। और शंका और संभावना का जो प्रयोग करते हैं वर्तमान में जो घटनाएं चल रही होती है, गलत घटनाएं, उनके लिए हम प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर। प्रस्तुत पंक्ति है। तो बच्चों ये पंक्ति हमें बताना है किनकी है। पहला ऑप्शन है रहीम की, दूसरा है कबीरदास की, थर्ड ऑप्शन है तुलसीदास की, फोर्थ ऑप्शन है केशवदास की। तो बच्चों ये जो पंक्ति है ये हमारी पंक्ति केशव कबीरदास की है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कबीरदास। ये कबीरदास की पंक्ति क्या बच्चों, ये कबीरदास के दोहे, जो कबीरदास ने दोहे लिखे हैं उनका ये दोहा है कि बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर। ठीक है, तो आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। ये पंक्ति पूछी जाती है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि राम की शक्ति पूजा किसकी कृति है। राम की शक्ति पूजा किसकी कृति है। फर्स्ट ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, थर्ड ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, फोर्थ ऑप्शन है रामविलास शर्मा। तो आप जल्दी से अपनी नोटबुक में टिक लगा लीजिए कि आपने क्या आंसर लगाया, फिर मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं और आप तुरंत चेक कर सकते हैं कि आपका सही हुआ या गलत हुआ। तो राम की शक्ति पूजा, आपके पास मात्र 10 या 15 सेकंड का समय मैं आपको दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा बच्चों वह होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अगर आपने ये क्वेश्चन पहली बार पढ़ा है तो आप इसे इंपॉर्टेंट लिख लेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे कि राम की शक्ति पूजा किसकी कृति है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 कि आग और राग का कवि किसे कहा जाता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आग और राग का कवि किसे कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन दिया गया है तुलसीदास, तीसरा ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर, फोर्थ ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल। तो इन चारों में से हमें राइट आंसर बताना है क्या होगा। आप जल्दी से अपनी नोटबुक में इसका आंसर सोच लेंगे क्या है क्या नहीं और टिक कर लेंगे। फिर मैं अपना आंसर बता देता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वह होगा रामधारी सिंह दिनकर। कितने बच्चों का ये राइट आंसर हुआ है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन गलत है तो आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे, रामधारी सिंह दिनकर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 कि मानक देवनागरी वर्णमाला किस वर्ष में प्रकाशित हुई। ठीक है, मानक देवनागरी वर्णमाला किस वर्ष में प्रकाशित हुई। ये चार ऑप्शन है। पहला है 1966 ईस्वी में, दूसरा है 1962, थर्ड ऑप्शन है 1963 और फोर्थ ऑप्शन है 1965 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप जल्दी से अपनी नोटबुक में टिक कर लेंगे क्या होगा। और इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वह होगा ऑप्शन नंबर ए 1966 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बच्चों आपको यहाँ पर दो शब्द ध्यान रखने हैं। एक ध्यान रखना है मानक की बात चल रही है और देवनागरी की बात भी चल रही है, मानक देवनागरी वर्णमाला। इसी प्रकार अगर बच्चों आपसे पूछता कि हिंदी वर्तनी का मानकीकरण कब किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था,
जो हिंदी है, हिंदी हिंदी वर्तनी होती है हमारी, हिंदी की जो शुद्ध वर्तनी होती है या हिंदी वर्तनी बोल सकते हैं, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, ठीक है, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष प्रकाशित हुआ। तो ये बच्चों इससे 1 साल बाद हुआ था, 1967 में। तो ये क्वेश्चन दोनों मिलते जुलते ही हैं, इस वजह से मैंने ये आंसर आपको बताया है कि मानकी देवनागरी वर्णमाला किस वर्ष प्रकाशित हुई, 1966 में, और हिंदी वर्तनी मानकीकरण किस वर्ष प्रकाशित हुई, 1967 में। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिले तो कंफ्यूज नहीं होना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। यहाँ भी छंद से भी एक क्वेश्चन आया था। तो किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? तो पहला ऑप्शन है कुंडलिया, दूसरा ऑप्शन है रोला, तीसरा ऑप्शन है दोहा, फोर्थ ऑप्शन है सोरठा। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो बच्चों जल्दी से इसका आंसर अपने नोटबुक में टिक कर लीजिए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुंडलिया। कुंडलिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। बच्चों पूछ लेता है कि कुंडलिया में कितने चरण होते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, जो कुंडलिया हमारा छंद होता है इसमें चरणों की संख्या 6 होती है, ठीक है, 6 चरण होते हैं, ठीक है। ये जो कुंडलिया होता है बच्चों, ये दोहा प्लस रोला से मिलकर बना होता है, दोहा प्लस रोला। ये भी क्वेश्चन काफी बार आता है कि कुंडलिया किस किस से मिलकर बना होता है। तो दोहा प्लस रोला से मिलकर बना होता है। और ये कैसा छंद होता है? तो ये विषम मात्रिक छंद है, ठीक है, विषम मात्रिक छंद है। तो ये आपको 3 पॉइंट इसके बारे में ध्यान रखने हैं, विषम मात्रिक छंद है। तो कुंडलिया बच्चों विषम मात्रिक छंद होता है और इसमें 6 चरण होते हैं और ये दोहा प्लस रोला से मिलकर बना होता है। और ये जिस अक्षर से यानी जिस शब्द से इसकी स्टार्टिंग होती है उसी शब्द से इसका अंत होता है। अगर ये मान लो राम शब्द से कोई कुंडलिया यानी दोहा और रोला का जो मिश्रण होता है वह स्टार्ट हुआ, यहाँ पर राम शब्द आया और यहाँ पर ये इसके 6 चरण आ गए इस प्रकार से, ठीक है, 3, 4, 5 और ये छठा चरण। तो यहाँ लास्ट का जो शब्द होगा वह राम ही होगा, यानी स्टार्टिंग का शब्द और लास्ट का शब्द ये दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। और ऐसी कंडीशन किस में होती है बच्चों? ये कुंडलिया में होती है। तो आई होप आपको कुंडलिया के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि जहां उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहां होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैंग्वेज यानी परिभाषा ही आपसे दे दी है और परिभाषा अगर आपने नहीं पढ़ी होगी या छोड़ दी होगी पढ़ते पढ़ते तो ये क्वेश्चन आपसे फिर नहीं होगा, ठीक है। जहां उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? तो 4 ऑप्शन है। पहला है रूपक अलंकार, दूसरा है उत्प्रेरिक्षा अलंकार, तीसरा ऑप्शन है अपभूति अलंकार और फोर्थ ऑप्शन है उपमा अलंकार। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वह क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, रूपक अलंकार। ऑप्शन ए जिन बच्चों ने भी इसका आंसर लगाया होगा वह सही होगा, रूपक अलंकार, ठीक है। बच्चों आपसे पूछ लेता है कि रूपक अलंकार किस प्रकार का अलंकार है। तो ये चारों के चारों जो अलंकार दिए गए हैं सारे के सारे अर्थालंकार के भेद हैं, ठीक है, अर्थालंकार के भेद हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अलंकार आपके 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो ये अर्थालंकार के भेद हैं सारे के सारे, ठीक है। उत्प्रेरिक्षा की पहचान आपको पता ही है, मानो, मनो, जानो, जनो इस प्रकार के शब्द आते हैं। और अपहुत का जो अर्थ होता है बच्चों वह होता है छिपाया हुआ या छिपाना, ठीक है। पूछ लेता है कि अपहुतु अलंकार में अपहुतु का अर्थ क्या होता है? तो छिपाया हुआ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आपके ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 जब मैं था हरि नहीं अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखिया माही, ठीक है। इस पंक्ति में कौन सा रस निहित है?
ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया है वियोग श्रृंगार रस, दूसरा है वीर रस और सी है शांत रस और फोर्थ ऑप्शन है वात्सल्य रस। तो इन चारों में से हमें इसका राइट आंसर बताना है। तो बच्चों ये जो पंक्ति दी गई है ये बड़े शांत स्वभाव से कहा है कवि ने कि जब मैं था हरि नहीं थे, अब हरि है तो मैं नहीं हूँ, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही। यानी जब मैंने दीपक को देखा तो सारा अंधियारा मिट गया। तो इन पंक्तियों में जो है बच्चों ये शांत रस का भाव है, यानी शांत रस की ये क्या है पंक्तियां हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी शांत रस इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बच्चों पूछ लेता है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो जो शांत रस होता है इसका स्थायी भाव यहाँ मैं बच्चों लिख देता हूँ कि स्थायी भाव काफी बार पूछे जाते हैं एग्जाम में कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वह होता है निर्वेद। निर्वेद अच्छा क्वेश्चन है। काफी बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, शांत ही लगा जाते हैं, लेकिन इसका जो स्थायी भाव होता है निर्वेद होता है। ठीक है, वात्सल्य रस बच्चों जहां पर श्री कृष्ण के बचपन की बातें से संबंधित कोई सा भी क्या पंक्ति आ जाए या जिसमें बच्चों से संबंधित बातें कही गई हो या श्री कृष्ण के बचपन से या श्री राम जी के बचपन से संबंधित बातें हों जिन पंक्तियों में, तो वहां पर क्या बच्चों वात्सल्य रस है। वात्सल्य रस बच्चों से संबंधित है, तो इसका जो स्थायी भाव होता है वह क्या होता है। तो इसका स्थायी भाव वात्सल्य ही होता है। ठीक है, इसका स्थायी भाव वात्सल्य ही होता है। वीर रस का स्थायी भाव बच्चों उत्साह होता है। उत्साह होता है। और ये क्या होते हैं वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगार रस के 2 भाग होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। तो आई होप आपके क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा और काफी बच्चों का ये आंसर भी सही गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश है। ठीक है, 4 ऑप्शन है। चक्षु ही जिसकी प्रज्ञा हो, बुद्धि जिसका नेत्र हो, थर्ड ऑप्शन है प्रज्ञा और चक्षु जिसके समान हो और फोर्थ ऑप्शन है बुद्धि और ज्ञान होने वाली प्रज्ञा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप अपनी नोटबुक में टिक कर लीजिए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का, फिर मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। अगर बच्चों आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों में क्या इसे शेयर कर दें ताकि नए बच्चे भी यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकें। बच्चों छोटा चैनल है लेकिन आपको कंटेंट बहुत ही अच्छा आपको मिलेगा। ठीक है, ये 37 क्वेश्चन होंगे लेकिन 37 के 37 क्वेश्चन काफी अच्छे आपके लिए लेकर आया हूँ। तो प्रज्ञा चक्षु के लिए क्या वाक्यांश होगा बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ये क्या है आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा जाता है कि बुद्धि जिसका नेत्र हो, ठीक है, उसे हम प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। तो ये वन वर्ड जो होते हैं हिंदी के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो उसमें काफी बार ये क्वेश्चन आता है कि बुद्धि जिसका नेत्र हो उसे हम क्या बोलते हैं प्रज्ञा चक्षु बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कितना अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, काफी बच्चों को पता भी होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है। ठीक है, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है। पहला ऑप्शन है भीलवाड़ा जो कि राजस्थान में पड़ता है, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है और फोर्थ है सूरत जो कि गुजरात में पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपने सभी ने टिक कर लिया होगा अपनी नोटबुक में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाराणसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाराणसी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो वाराणसी क्षेत्र बच्चों वहां की बोली को काशिका भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित वाक्य के शुद्ध रूप का हमें चयन करना है कि क्या होगा। तो बच्चों देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है उन्हें एक पुत्र है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है उनको एक पुत्र है और थर्ड ऑप्शन दिया गया है उनका एक पुत्र है और फोर्थ ऑप्शन है उनके एक पुत्र है। तो इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन क्या है बच्चों शुद्ध है यानी सही है और 3 क्या गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपने टिक कर लिया होगा अपनी नोटबुक में। तो मैं इसका आंसर बता देता हूं क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उनका एक पुत्र है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है बच्चों कि चिर ओब्लिक चीर। ठीक है, का अर्थ क्या है, यानी 2 शब्द दिए गए हैं चीर और चीर,
इनका हमें अर्थ बताना है। पहला ऑप्शन है नया ओब्लिक पुराना, दूसरा है किला ओब्लिक पास, थर्ड ऑप्शन है पुराना ओब्लिक कपड़ा और फोर्थ ऑप्शन है चर ओब्लिक अचर। तो इन चारों में से हमें इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी या सी। तो आपने जो भी टिक किया होगा अपनी नोटबुक में, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, इस चीर का अर्थ बच्चों कपड़ा होता है और इस चीर का अर्थ क्या होता है, पुराना होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाला हमें शब्द चुनना है। ये बच्चों सुपर्णखा वर्ड दिए गए हैं चारों, इसमें एक शुद्ध है बाकी 3 गलत हैं, तो वह हमें बताना है। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन को अपनी आंसर बुक में टिक करेंगे कि आप इसका आंसर क्या दे रहे हैं। तो फिर मैं इसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ। तो बच्चों जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सारे के सारे सॉलिड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कंटेंट से कोई भी खिलवाड़ नहीं किया गया है। तो प्लीज इस वीडियो को यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनमें जरूर शेयर कर दिया करें। ठीक है, ताकि वे बच्चे भी क्या इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सके और ये प्रैक्टिस सेट हिंदी का जो कि 37 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूँ उससे क्या जुड़ सके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुपर्णखा। ठीक है, सुपर्णखा इस प्रकार बच्चों लिखा जाता है, यानी हम पहले पढ़ेंगे सूर, फिर पढ़ते हैं पण, सूरपण, और फिर पढ़ते हैं खा। कुछ बच्चों से सूरपण खा नहीं बोला जाता तो उनके लिए मैंने लिखा है पहले हम पढ़ेंगे सूर, फिर पण बोलेंगे, फिर खा बोलेंगे, तो सूरपण खा। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपके ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। शुद्ध वर्तनी आप अच्छे से याद कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्वेश्चन है कि पक्ष का तद्भव रूप है। पक्ष का हमें तद्भव रूप बताना है। तो पहला ऑप्शन है पंछी, दूसरा है पखेरु, थर्ड ऑप्शन है पंख और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों पक्ष का जो तद्भव रूप है वह क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, पंख होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपने क्या लगाया था कमेंट में जरूर बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। तो जो पक्ष होता है बच्चों ये पंख का तत्सम रूप होता है और पक्ष का तद्भव रूप पंख होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि द्रौपदी का चीर का अर्थ है। ठीक है, द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या है। तो पहला ऑप्शन है नारी का अपमान करना, दूसरा है शर्मनाक कार्य, तीसरा ऑप्शन है कभी समाप्त न होना, फोर्थ है सुंदर स्त्री। तो इन चारों में से इसका जो राइट आंसर बनेगा बच्चों वह बनेगा ऑप्शन सी, कभी समाप्त न होना। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, कभी समाप्त न होना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि पाहुना का पर्यायवाची होगा। ठीक है, पाहुना का पर्यायवाची होगा। तो पहला ऑप्शन है कृषक होगा, दूसरा ऑप्शन है जम्बुक होगा, तीसरा है आगुंतक होगा और फोर्थ है आदित्य होगा। तो बच्चों पाहुना जो होता है ये आगुंतक यानी मेहमान का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बच्चों इसी प्रकार पूछ लेता है आदित्य किसका पर्यायवाची होता है। तो आदित्य बच्चों सूर्य का पर्यायवाची होता है। ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 इनमें से अश्लील शब्द का विलोम है। ठीक है, अश्लील का हमें विलोम बताना है बच्चों, क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है श्लील होगा, दूसरा है दुश्लील होगा, थर्ड ऑप्शन है विश्लील होगा और फोर्थ ऑप्शन है कुश्लील होगा। तो इन चारों में से इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का वह होगा श्लील। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अश्लील का जो विलोम होता है बच्चों श्लील होता है, यानी अश्लील गलत बात और श्लील अच्छी बात है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है बच्चों कि कीर शब्द का अर्थ है। ठीक है, कीर शब्द का अर्थ है। तो पहला ऑप्शन है कील, दूसरा ऑप्शन दिया गया कीड़ा, थर्ड ऑप्शन दिया गया है तोता, फोर्थ ऑप्शन दिया गया हाथी। तो इन चारों में से कीर का जो अर्थ होगा बच्चों वह होगा ऑप्शन सी तोता। तोता को हम कीर भी बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों पूछ लेता है कि तोते के और भी नाम होते हैं, वह क्या क्या होते हैं, या इसके हम पर्यायवाची भी पूछ सकता है। तो बच्चों एक पूछ लेता है सुग्गा। तो सुग्गा किसे कहते हैं, सुग्गा भी बच्चों तोते को ही कहते हैं। एक आता है बच्चों सुग्गा के अलावा सुख, सुख। ठीक है, सुख। तो सुख किसे कहते हैं, तो सुख भी हम तोते को ही कहते हैं। एक होता है सुआ। ठीक है, यानी सुआ, सुख और सुग्गा ये तीनों क्या है तोते के ही पर्यायवाची हैं। और एक क्या होता है बच्चों, एक होता है दाड़िम प्रिय। ठीक है, दाड़िम प्रिय।
और एक क्या होता है दाड़िम-पिर्रे के अलावा बच्चों, तुंड भी होता है, तुंड। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे तोते के ही नाम होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, बचना अमृत समस्त पद का विग्रह होगा। ठीक है, बचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा। तो पहला ऑप्शन है अमृत रूपी वचन, दूसरा है वचन और अमृत, थर्ड ऑप्शन है अमृत जैसी वाणी, फोर्थ ऑप्शन है वचन रूपी अमृत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वचन रूपी अमृत। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बच्चों पूछ लेता है कि वचनामृत में कौन सा समास है। तो वचनामृत में कर्मधारय समास होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि वचनामृत में कौन सा समास होता है, तो कर्मधारय समास होता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का बच्चों, कि दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होगा। तो दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से हमें बताना है कि दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों, वह होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और इसमें दिग्दर्शन में कौन सी संधि होगी, तो बच्चों व्यंजन संधि होगी। ये भी आपको ध्यान रखना है, व्यंजन संधि, क्योंकि जो पहला वाला वर्ण होता है ये अपने उसी वर्ग के तीसरे वाले वर्ण से बदल जाता है। जैसे बच्चों यहाँ पर क्या है, ये क आया है, और क वर्ग में कौन कौन से होते हैं, क होता है, ख होता है, ग होता है और घ होता है। क होता है, ख होता है, ग होता है और घ होता है। ठीक है, तो ये क जो है किस में बदला है, ग में बदला है। तो यहाँ पर क्या है, दिग आ गया है। तो आई होप आपकी व्यंजन संधि समझ में आई होगी थोड़ी बहुत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों काफी, कि क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं। ठीक है, क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल, तीसरा ऑप्शन है भविष्य काल, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो क्रियाओं की व्यापार की निरंतरता होती है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वर्तमान काल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है। ठीक है, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है। तो बच्चों विशेषण किसे कहते हैं, जो किसी शब्द की विशेषता बताता है। तो इस वाक्य को अगर हम पढ़कर देखते हैं तो यहाँ पतलून की विशेषता बताई जा रही है कि पतलून कैसी है। तो पतलून जो है बच्चों काले रंग की है, यानी काली है। तो इसमें जो काली है बच्चों ये क्या है, ये विशेषण का कार्य कर रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो पतलून है ये क्या है हमारा, ये विशेष्य का कार्य कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन शब्दों को हम क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है सर्वनाम, दूसरा है विशेषण, तीसरा है क्रिया, फोर्थ है अव्यय। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है बच्चों वह सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर बच्चों आपको इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन है, तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों में जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं री एग्जाम की, तो बच्चों आप उनमें क्या ये वीडियो शेयर कर दें ताकि वे बच्चे भी इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सर्वनाम। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। ठीक है बच्चों, चार ऑप्शन है 9, 10, 11, 12। तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। बच्चों पूछ लेता है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, 11 होते हैं। और एक क्वेश्चन पूछता है कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। ठीक है, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सर्वनाम के अगर बच्चों भेद पूछे कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, सर्वनाम के भेद, तो सर्वनाम के भेद बच्चों 6 होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि सर्वनाम के अगर भेद पूछ लेता है कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, चार ऑप्शन है, पहला है जहाज, दूसरा है जलियान, थर्ड ऑप्शन है जमीन, फोर्थ है जुलूस। तो इन चारों में से इसका राइट आंसर होगा बच्चों जमीन। जमीन जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि ऋषि का स्त्रीलिंग है। ठीक है,
ऋषि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? इन चारों में से आप जल्दी से टिक लगा देंगे, क्या होगा? तो ऋषि का जो स्त्रीलिंग शब्द होता है बच्चों, वह ऋषिका होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो बच्चों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए इस प्रैक्टिस सेट में मैं लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। बैठक, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बताना है इन चारों में से कि बैठक में कौन सा प्रत्यय है। सब बच्चे क्या इसका अक आंसर लगाएंगे, लेकिन अक नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, खाली कै। कै क्या है बच्चों? इसमें प्रत्यय है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि हिंदी की वह ध्वनि है। तो ये चार ऑप्शन है, दंत्य ध्वनि, ओष्ठ्य ध्वनि, वर्तस्य और तालव्य। तो बच्चों जो हिंदी की वह ध्वनि है, वह हमारी कौन सी ध्वनि होती है? ओष्ठ्य ध्वनि होती है। क्योंकि ये पै वर्ग का वर्ण होता है। पै वर्ग का वर्ण अगर हम लिखते हैं तो पै, फै, बै, भै, तो बै क्या होता है? ये पै वर्ग में आता है, तो ओष्ठ्य ध्वनि होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 32 है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पैसेज पैसेज पढ़ाऊंगा तो मैं काफी टाइम लग जाएगा, तो आपको इस पैसेज का स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसे सोल्व करना है। तो मैं इसका आंसर बता दूंगा लास्ट में इसी वीडियो के, कि क्वेश्चन नंबर 32, 33, 34, 35, 36 तक जो ये 5 क्वेश्चन है पैसेज के, तो इनके राइट आंसर क्या होंगे। तो आपको इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मोबाइल से ही आप ले बैठकर ही इसे सोल्व कर सकते हैं कि ईर्ष्या का काम क्या है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 की गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का अर्थ क्या है। तो आपको गद्यांश पढ़ना है और इसका आंसर इन चारों में से बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्ति की क्या करी गई है? प्रशंसा की गई है, खिल्ली उड़ाई गई है, स्तुति की गई है, उपासना की गई है। तो आप क्वेश्चन नंबर 34 का भी क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 कि अपव्यय का अर्थ क्या होता है? तो आप इसका भी क्या स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 का भी और क्वेश्चन नंबर 36 का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें सोल्व कर लीजिए, ठीक है। तो मैं इनके आंसर बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 32, 33, 34, 35 और 36। ये आपको ये 5 क्वेश्चन है। पांच क्वेश्चन आपको ये 5 नंबर देकर जाते हैं किसी भी एग्जाम में। तो आप इसे अच्छे से सोल्व करें। आगे से बच्चों मैं खुद सोल्व करवाया करूंगा। आज की इस वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो इस वजह से क्या वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो ये इनके आंसर थे सी, ए, बी, डी, ए, ठीक है। तो आप इन्हें अच्छे से सोल्व करना और देखना। अगर किसी में डाउट लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं इसी वीडियो के, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसके क्वेश्चन कैसे लगे, और आपको अगर इस वीडियो के क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज बच्चों इस वीडियो को यूपी पुलिस का जो बच्चा तैयारी कर रहा है कांस्टेबल की, उनमें जरूर शेयर कर दें, ताकि वे बच्चे भी इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सके। और बच्चों इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में है